जैसा कि आप जानते हैं कि हम किसी न किसी को ऐसे व्यक्ति को अपने पॉडकास्ट में लाते हैं कि या तो वो कुछ कर गुजरा होता है या कर गुजरने की तमन्ना रखता है। आज उसी तरह गेस्ट टॉक शो के गेस्ट हैं अचल नाथ जी, जिन्होंने जबलपुर में ही जन्म लिया और जबलपुर में ही पढ़ाई करके अपना एक अच्छा व्यापार कर रहे हैं। लेकिन उनके मन में शुरू से बचपन से ही सेवा भाव था, तो वो सेवा करते करते अपना कैरियर राजनीति में बनाना चाहते हैं। वो राजनीति में अपना कैरियर क्यों बनाना चाहते हैं, आइए हम मिलते हैं अचल नाथ जी से। उनसे उन्हीं की जवानी हम सुनेंगे और जानेंगे कि वो आगे क्या करना चाहते हैं और राजनीति में क्यों जाना चाहते हैं और कैसे गए, या उनका कोई ऐसा गुरु है जो उनको प्रेरित कर रहा है कि आप जाएं, या उनकी खुद की मंशा है। आइए हम मुलाकात कराते हैं अचल नाथ जी से, जो कि NSUI के प्रभारी हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश जो है उनके वो प्रभारी भी हैं। तो आइए हम मुलाकात कराते हैं अचल नाथ जी से। अचल नाथ जी नमस्कार। जी नमस्कार। जैसा कि आप तो इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत छाए रहते हैं, कई बार देखा है। आपका जन्म जो है जबलपुर में हुआ है या पिता माता बाहर से हैं? जी हम संस्कारधानी महाकौशल जबलपुर में ही पले बड़े हैं। और जैसे आप पढ़ाई वगैरह? मेरा ग्रेजुएशन रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से कंप्लीट हुआ और अभी मेरा LLB श्री राम कॉलेज से रनिंग चल रहा है। तो आप वकील बनना चाहते हैं? देखिए, मेरा मेन मोटिव ये है कि जिस प्रकार से आज देश में हम देख रहे हैं कि युवाओं लगातार नशे की लत पे आगे बढ़ रहे हैं, युवा बेरोजगार है, आज बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के कैसे एक्सपेंसेस लगाते हैं। स्टूडेंट्स पढ़ाई तो पूरी कर रहे हैं, कई बार हमको ये देखने मिल रहा है कि आज उनके माँ बाप, एक किसान का बेटा रहता है, एक मजदूर का बेटा रहता है, हर वर्ग से एक ऐसे वर्ग से वो छात्र निकलता है और आज गांव पर वैसी व्यवस्थाएं नहीं है। उन व्यवस्थाओं से भी विपरीत जाकर के वो छात्र कैसे स्कूल कॉलेज तक पहुंचता है, अपना अध्ययन करता है, अपनी डिग्री हासिल करता है, उसके बावजूद आज देश में रोजगार नहीं है। इन ऐसे तमाम मुद्दे हैं जहां पे हम देखने मिलते हैं कि आज नाबालिग छोटे छोटे से बच्चे नशे की लत पर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा किस लिए हो रहा है, ये हमें और आपको ये जानने की आवश्यकता है कि समाज में अगर शिक्षा नहीं होगा, स्वास्थ्य नहीं होगा, बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य नहीं होगा, तो आज ये युवाओं को ऐसी गलत रास्ते पे जाना पड़ रहा है। शिक्षा की कमी है, जिसके कारण लोग इधर उधर जो छोटे छोटे बच्चे हैं छोटी छोटी चोरियां करने लगते हैं। तो जैसा आपने बताया LLB कर रहे हैं, तो LLB से आप इसमें कैसे सुधार ला सकते हैं? ये तो संभव नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। नहीं, देखिए, संभव सब होता है। एक्चुअली बात क्या है कि हमारा मानना ये होता है कि जब युवा शिक्षित होगा तभी वो देश को, और हम शिक्षित होगा, संगठित होगा, संघर्ष करेगा, जब जाके वह एक मजबूत बनेगा। बिकॉज एवरीथिंग हैज बीन डिसाइडेड बाय द पॉलिटिक्स, लेट्स डिसाइड आवर पॉलिटिक्स। जैसे आपने पॉलिटिक्स शब्द जोड़ दिया, तो क्या आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं? देखिए, मैं या आप उससे संबंध रखते हैं? क्योंकि इंस्टाग्राम में तो बहुत देखा जाता है कि आप कहीं बड़े बड़े अधिकारियों से झड़प नहीं कहना चाहिए लेकिन बहस कर बैठते हैं। क्या कारण होता है कि आप बड़े अधिकारियों से बहस कर लेते हैं? देखिए, मेरा मेन मोटिव ये होता है कि जहां तक छात्र हित की बात हो, छात्र हित के लिए हमारा संघर्ष हमेशा रहता है। और जहां पर छात्रों का हनन हो, उन तमाम चीजों पर NSUI संगठन, जो नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया है, कांग्रेस पार्टी की एक विंग है, जो 9 अप्रैल 1971 पर माननीय इंदिरा गांधी जी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, जो देश का, विश्व का सबसे बड़ा एक छात्र संगठन बन चुका है आज के समय में। और उस NSUI के संगठन में रह करके हमारा ये उद्देश्य रहता है कि कोई भी छात्र वंचित न रह जाए, छात्र स्कॉलर से वंचित न रह जाए, छात्र किसी भी परीक्षा संबंधी समस्याओं से वंचित न रह जाए। आज हम देख रहे हैं विश्वविद्यालय में क्या चल रहा है। हम ज्यादा दूर की बात ना करें, हमारे संस्कारधानी महाकौशल की एक नामी जामी विश्वविद्यालय जो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है, आज वहां पे हम देखते हैं, कई बार हमें ऐसा होता है, देखने मिल रहा है कि जहां पर एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि कल आपका एग्जाम है, उसके बावजूद जब छात्र वहां पहुंचते हैं तो बोल दिया जाता है आज एग्जाम नहीं है। जो बच्चा प्रेजेंट रहता है उसको एब्सेंट कर दिया जाता है। ये सब ऑन रिकॉर्ड है। इन सबका मेरा ज्ञापन रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में संबंधित अधिकारियों के पास जा चुका है, लेकिन अभी तक उसका कोई
संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हमें समझ नहीं आ रही। इन तमाम बातों को लेकर के जहाँ पे भी छात्रों का हनन होता है, हम छात्र हित की लड़ाई लड़ते हैं, और जहाँ पे छात्रों का हनन होता है उसको संघर्ष करने के लिए अगर छात्र का पसीना बहेगा तो हम अपना खून बहाने भी उन छात्र के साथ खड़े। जैसा आपने बताया कि ये जो अधिकारी हो, ये कैसे गड़बड़ी होती है? कुछ विशेष कारण होते हैं या किसी का दबाव होता है? देखिए, अब ये तो हम और आपसे ज्यादा तो अधिकारी जानेंगे कि उन पर किस चीज का दबाव है या शिक्षा की कमी है। आप इतने बड़े अधिकारी तो बन रहे हैं, लेकिन आपको वो संस्था, उस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए अगर आपको उतना नॉलेज नहीं है तो आप उस डिपार्टमेंट में कैसे बैठे हो? उतनी एलिजिबिलिटी, कैपेबिलिटी आपकी उतनी है कि नहीं है? मतलब आपका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जो अधिकारी बैठ जाते हैं उनको उतना नॉलेज या उतनी पढ़ाई करके नहीं होते हैं, इसलिए गलतियां करते हैं। आज आप देखो ना, देश में पटवारी घोटाला आपके सामने है, पुलिस परीक्षा घोटाला आपके सामने है। अभी वर्तमान में जो पर्यवेक्षक के एग्जाम हुए उस पर भी कहीं ना कहीं हमको घोटाला समझ में आ रहा है, और बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी उसको जनता के सामने ओपन करेगी। जानकारी में है, कुछ दिन पहले आपकी एक रील्स आई थी, क्योंकि मैं रील्स का इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आप उस पर बहुत छाए हुए हैं, और शायद सत्य होगा, ये भी मैं मानता हूँ कि जो आप रील्स डालते हैं वो एक सच्चाई पे डालते हैं कि आपका ये जो पद है वो कोई छोटा मोटा पद नहीं होता है, आपके पास कई सैकड़ों हजारों की तादाद में युवा हों। तो उसी रील में एक देखा गया कि आपकी गिरफ्तारी हुई शायद। जी, वो मामला कुछ ऐसा है कि जब हमारी पूर्व विधानसभा क्षेत्र पर एक कार्यक्रम था माननीय मुख्यमंत्री जी का, अब हमें ये समझ नहीं आता, हम छात्र हैं और छात्र हित की बात करते हैं, छात्र को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से जब मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र पर आते हैं तो हम लोगों को नजरबंद कर दिया जाता है। तो वो मामला है कि हमको इस पूरे एक दिन के लिए थाने नजरबंद कर दिया गया था, वो हमारी गिरफ्तारी हुई थी। जी, ऐसे कई मामले हम लोगों को, हम छात्र हित की बात करते हैं, और जहां आज जो वर्तमान की परिस्थिति है, जो वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी है, वो हम पर मामले लगाती है। तो ये तो एक सिस्टम होता है उसका, जैसे आपको माननीय मुख्यमंत्री जी से यदि आपको कोई ज्ञापन देना है या कुछ करना, उसका पहले से प्री प्लानिंग होती है, फिर उसके बाद आपको वहाँ पे प्रेजेंट होने का मौका दिया जाता है। आपको मेरी प्रोफाइल में देखने मिलेगा कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अपना ज्ञापन दिया है बाय हैंड उनके जी, और उसके बावजूद आज मैं आपके ये बोलने पे कोई बिल्कुल संकोच नहीं करूंगा कि उस जो मेरा ज्ञापन था उसका आज तक मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला, ना मुझे उसका कोई रिप्लाई आया अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी के, और हमने कई बार उनसे मिलने की कोशिश करी, लेकिन छात्र हित की बात जहाँ पर होती है, शायद हमें ये लगता है कि आज की जो वर्तमान सत्ताधारी पार्टी है, जो हम सब जानते हैं, वो छात्र हित की बात नहीं करना चाहती, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, शायद तभी वो हमसे नहीं मिलना चाहते। तो ये कितना समय हो गया आपको ये ज्ञापन दिए होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को? अभी रिसेंट में मुख्यमंत्री जी शायद एक दो महीने लगभग हो चुके हैं। जी, जैसा कि आपने बताया कि आप युवा छात्रों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, जहां तक कि आपने कहा कि यदि वो पसीना बहाएंगे तो हम खून बहाने तैयार हैं। तो ये कहीं आपका ऐसा तो नहीं कि मैं एक संगठन का प्रभारी हूं और मेरे पास 1000, 1500, 2000 बहुत सारे युवा छात्र हैं, इसका कहीं आप दुरुपयोग तो नहीं करते? देखिए, दुरुपयोग जैसी कोई चीज आपको मेरे साथ तो और मेरे छात्रों के साथ, मेरे संघर्ष करने वाले वो साथियों के साथ नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा मेन मोटिव रहता है कि सबसे पहले एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, मैं इन चीजों को लेकर के आगे बढ़ाना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ने तो सारा प्राइवेटीकरण कर दिया है। सबसे बड़ा मुद्दा प्राइवेटीकरण है, जो आज प्राइवेट करते जा रहे हैं। आज स्टूडेंट एक बचपन से एक आज अपने परिवार में देखते हैं, और हमेशा जो छोटे परिवारों की सोच होती है कि हमारा बच्चा गवर्नमेंट सेक्टर में आगे बढ़े, गवर्नमेंट सेक्टर में जाए, लेकिन आज हम देख रहे हैं जो सरकार आज सब चीज प्राइवेट कर रही है, इससे छात्रों का अनहित हो रहा है। और ऐसे कई मामले हैं जहां पर सरकार छात्रों का हित करते हुए आ रही, छात्रों का हनन करते आ रही है। ऐसा भी माना जा सकता है कि जैसे छात्र हैं, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो मतलब बड़ी क्लास की बात ना करके छोटी क्लासों में बात किया जाए, कि क्योंकि नींव वहीं से बनती है। आज जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी जो फीस वगैरह है, या कहना चाहिए उनका जो सिस्टम है, जैसे आज ड्रेस लेना है तो उनका प्रॉपर दिया हुआ कि वहाँ से लेना है, पुस्तक लेना है वहाँ लेना है, सारी चीज़ें एक स्कूल का सिस्टम है। तो ये हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता आदमी। जब जो बच्चा है वो जैसे तैसे आपके कॉलेज तक पहुँचा और गवर्नमेंट उसको ये मदद नहीं कर रही, हो सकता है उनका कहना ये हो कि जैसे आपने लाखों रुपए खर्च करके आपने पास आउट हो गए, आपने डिग्री ले ली, उसके बाद आपको नौकरी कितने की मिलेगी? देखिए, सबसे बड़े तो आज उदाहरण
जैसे आप और हम सोशल मीडिया में देखते हैं MBA चाय वाला, MBA पकोड़े वाला, ऐसे नए नए नाम को शिक्षा से संबंधित नाम क्यों रख रहे हैं कि MBA करके बैठा हुआ और पकौड़ा बेच रहा है। आज सबके सामने है कि आज ऐसी परिस्थितियां बन रही, ऐसी कंडीशंस बन रही गवर्नमेंट के द्वारा कि आज छात्रों को ऐसा एजुकेशन के नाम से ओपन करना पड़ रहा है कि आज वो लिख रहे हैं MBA चाय वाला, BA चाय वाला, कपड़े वाला, ये सब चीजें आज हम देखने को मिल रही है। ऐसी स्थितियां क्यों बन रही कि जहां पर छात्र स्टूडेंट्स डिग्री लेकर के तो बैठते हैं लेकिन उनको इतनी प्लेसमेंट नहीं मिल रही है। ऐसी तमाम चीजें हैं जो आप और हम सबके सामने हैं जिससे छात्र परेशान है। क्या आप राजनीति में जाकर इसको पूर्ण रूप दे सकते हैं या LLB करके आप इसको नया रूप दे सकते हैं, आप क्या सोचते हैं? देखिए, राजनीति और सेवा ये दोनों एक अलग चीजें होती है और हमारा मानना ये होता है कि राजनीति करके ही हम उन सब चीजों को इसलिए आगे कर सकते हैं क्योंकि राजनीति हमको उस स्टेज पर लेकर के जाती है जहां पर हमको प्रशासनिक मदद मिलती है, जहां पर हमको युवाओं की आवाज उठाने के लिए एक ताकत मिलती है, एक मजबूती मिलती है। ये राजनीति एक माध्यम है कि हम छात्रों का हित कैसे कर सके, हम छात्रों की आवाज सरकार तक कैसे पहुंचा सके। राजनीति एक माध्यम होता है, वो माध्यम को मैंने चुना कि हम युवाओं के साथ, युवाओं को लेकर के उनकी आवाज उठा सके, किसी भी छात्र के साथ, किसी भी वर्ग के साथ, कोई किसान का बेटा हो, चाहे वो SC ST वर्ग का हो, चाहे आदिवासी हो, किसी भी वर्ग के साथ सरकार दुरुपयोग ना कर सके या उनका हनन ना हो सके, इन तमाम आवाज को उठाने के लिए हमेशा तात्पर्य रहते हैं। अभी आप छात्रों की कैसे मदद करते हैं? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आज आप जो राजनीति में आपका कदम है, किसी स्टूडेंट को कोई समस्या होती है या वो उसका हनन होता है कहीं, तो उसका आप कैसे समाधान करते हैं? देखिए, कई बार हमारा प्रयास होता है कि जरूरी नहीं है कि हर एक चीज का हम आंदोलन करें या प्रदर्शन करें। हमारा प्रयास होता है और हमारा मेन मोटिव होता है कि उस छात्र का भविष्य सुनिश्चित हो सके, उस छात्र के साथ जो जन विरोधी नीतियां हो रही जिसको उसका सामना करना पड़ रहा है वो ना हो सके। हमारा पहला मोटिव रहता है कि हम वरिष्ठ अधिकारियों से फोन के माध्यम से बात करते हैं या उनसे मिल करके पहले निवेदन करते हैं कि आप ये समस्या है उस छात्र की, आप इसकी निराकरण करें। जब अधिकारी उसको मोटिव नहीं देते हैं और अगर छात्र हित पर निर्णय नहीं लिया जाता है, छात्र हित पर फैसला नहीं होता, तब हम उग्र होकर के आंदोलन करते हैं। जब हमारा ज्ञापन रहता है, प्रदर्शन रहता है, तब जाकर के उस छात्र का हित हो सके, तब हमें सारी चीजें करनी। ऐसे कोई ऐसा विशेष है कि आपने किया हो और वो सक्सेसफुल रहा हो? ऐसे कई कार्यक्रम है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस समय कोरोना लगा हुआ था, जब 10th 12th का एग्जाम चल रहा था तो हमारी एक मांग थी कि हम 10th 12th के एग्जाम को कैसे पोस्टपोन करा सकें या कैसे हम जनरल प्रमोशन करा सके। तो हमने उस समय तो हम रोडों पे, सड़कों पे उतर नहीं सकते थे, तो हमारा आज भी आप देखोगे तो हमने न्यूज़पेपर, सोशल मीडियम का माध्यम पकड़ा। हमने समस्त प्रदेश के छात्रों से हमने इंस्टाग्राम पर शिक्षा मंत्री को और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने एक नोटिस बना करके उनको मेंशन करवाया, उनको मेंशन करवा के स्टोरी मेंशन करवाया और जल्द से जल्द उस पर निर्णय आया कि छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया गया। ऐसे अनेकों मामले हैं, ऐसे अनेकों प्रदर्शन है जहां पर हमने छात्र हित की आवाज उठाई और छात्रों को उसका सफलतापूर्ण निर्णय मिला। जैसा कि अचल जी, देखा गया कि आप लगातार युवाओं की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और एक आप भी युवा हैं जी, क्योंकि इस युवा जिस अवस्था में आप हैं, एक 80% नहीं कह सकते लेकिन अधिकांश जो लड़के होते हैं नशे की लत या इधर उधर या रोजगार के मामले में घूमते घूमते कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। तो आपने इस लाइन में कदम रखा, लगभग आपको 7-8 साल जो भी हो गया आपको NSUI में, तो कोई ना कोई तो ऐसा गुरु होता है या आपके मन में कैसे आया कि हमको इस लाइन में आना चाहिए और युवाओं के साथ रहकर परिवर्तन लाना चाहिए? देखिए, ये कहानी है कुछ ऐसी कि जब मैं 9th क्लास पर था, मैं खालसा GCF स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ जी। तो जब मैं 9th क्लास में था 2017 पर, तब मैंने हमारे पूर्व विधानसभा क्षेत्र के यशस्वी और लोकप्रिय विधायक जी, जो कि एक विधायक होते हुए माननीय लखन घनघोरिया जी, जिनकी शख्सियत किसी पहचान की मोहताज नहीं है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है।
वो विधायक रहे, वो मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रहकर भी उन्होंने अपनी विधानसभा के प्रत्येक उन व्यक्तियों को, प्रत्येक कार्यकर्ताओं को अपना परिवार मानकर चला। उन्होंने ऐसे कार्य अपनी विधानसभा के लिए, और उनके आज भी आप पूर्व विधानसभा में देखेंगे कि जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो इंसान की डेली एक नीड्स होती है, जो ह्यूमन बीइंग की बेसिक नीड्स होती है, उनको उन्होंने पूरा किया। आज उन्होंने एम्प्लॉयमेंट कॉम्प्लेक्स खोले, उन्होंने अच्छी स्कूल्स बनाई, उन्होंने स्वास्थ्य की बेहतर सेवाएं उपलब्ध हो सके, ऐसा पूर्व विधानसभा में किया। उनके द्वारा जो प्रेरणा मिलती हम युवाओं को, मेरे मार्गदर्शक, मेरे गुरु वही हैं जिनसे इंस्पायर होकर के मैं राजनीति पर आया, और उनके नक्शे कदम में चलने के लिए मैं हमेशा आगे तत्पर रहता हूँ। अच्छा, तो आप उनको अपना गुरु मानते हैं? जी। तो मतलब 9th में ऐसा क्या हुआ कि आप उनको गुरु मानते हैं? देखिए 9th क्लास में एक्चुअली मेरा बर्थडे था। क्योंकि भटक गए ना अपने मुद्दे से, आपने 9th क्लास बोला लेकिन इधर आ गए, तो ऐसा क्या घटना हुई कि आपको डायवर्सन मिल गया? देखिए 9th क्लास में एक्चुअल मेरा बर्थडे था जी, और उस बर्थडे के कार्यक्रम में मेरे पिताजी के संबंध थे माननीय विधायक श्री लखन घनघोरिया जी से जी, कि वो मेरे बर्थडे में आए और मैंने उनको देखा। और विधायक थे जी, उस समय वो पूरे विधायक थे। अच्छा, पूर्व विधायक। और पूर्व विधायक रहते हुए भी उनकी सुबह से लेकर के शाम तक जनताओं की सेवाओं, जनता के अनेकों मुद्दे जिससे आम जनमानस का हनन हो रहा था, उन मुद्दों को लेकर के प्रत्येक समय वो रोड पर रहते थे। पूर्व विधायक होने के बाद भी उनकी वर्किंग चालू थी? पूर्व विधायक होने के बावजूद उनकी वर्किंग चालू थी, चाहे वो नगर निगम से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे कलेक्टर ऑफिस से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट से हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मुद्दा हो, उनका लगातार आंदोलन जारी रहता था। इन तमाम चीजों को देख करके मैं उनसे इंस्पायर होता था, उनसे सीखता था वो सारी चीजें कि वो कैसे करते हैं, कैसे जनता के बीच जाते हैं, और वो हमेशा अपने को, अपने परिवार को छोड़ के पूर्व विधानसभा को और पूर्व विधानसभा क्षेत्र के नहीं बल्कि शहर के सारे कार्यकर्ताओं को वो अपना परिवार मानते थे। और उनके लिए वो सुबह 6 बजे से लेकर के रात के अगर 3 बजे भी अगर उनका कार्यकर्ता फोन करके बोलता भैया मुझे समस्या है, तो उसके लिए रोड पर खड़े हो जाते थे। तो इन सब चीजों उनको देख करके इंस्पायर हुआ कि जो उनका सेवा भाव है आम जनमानस के प्रति, उनसे मैं इंस्पायर होकर के मुझे लगा कि मैं अगर उनसे इंस्पायर होकर छात्रों के लिए कुछ कर सकता हूँ, तो मैंने एक माध्यम बनाया कि मैं छात्र की आवाज उठा सकूं, सरकार तक छात्रों की आवाज ले जा सकूं। तो आपकी पर्सनल मुलाकात लखन जी से कब हुई? मेरी पर्सनल मुलाकात तो ऐसे मतलब कई बार हमारे कार्यक्रमों में हुई। नहीं, पहली मुलाकात जब 9th में थे आप जी, जब आपको लगा कि ऐसा ऐसा है, तो फिर आप पहली मुलाकात मेरे बर्थडे में हुई थी। अच्छा, बर्थडे में हुई। फिर आप उनसे इंस्पायर हो गए यार ऐसा ऐसा है ये व्यक्ति? हाँ, जब मैं उनको डेली देखता हुआ था कि वो उनके कार्यक्रमों को देखता था, सोशल मीडिया में उनके डेली अपडेट। फिर एनएसयूआई में आप कैसे आए? एनएसयूआई एक स्टूडेंट विंग होती कांग्रेस पार्टी की। जी जी। तो जब राजनीति में हम शुरुआत करते हैं जी, तो अभी हम एक खुद छात्र हैं जी, हमारा उद्देश्य है छात्रों का भविष्य उज्जवल करना, छात्रों के साथ खड़े होना, छात्रों की आवाज को उठाना। तो एनएसयूआई एक माध्यम था जिसको मैंने एनएसयूआई को चुना। एनएसयूआई विश्व की एक सबसे बड़ा छात्र संगठन है जिसमें आज सैकड़ों युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, सैकड़ों युवा आज एनएसयूआई सदस्यता ले रहे हैं। तो मैंने एनएसयूआई को चुना और एनएसयूआई के साथ काम करने के लिए सोचा। तो इसमें जो ऐसा आपका एक प्रभारी का पद है, ये कब से है आपके पास? अभी लगभग 1-1.5 साल हो चुके हैं मुझे एनएसयूआई के प्रभारी रहते हुए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। जब से आप प्रभारी बने तो आपने क्या क्या किया और आगे क्या करने की इच्छा? देखिए, जब से मेरा पद ग्रहण हुआ है उसके बाद रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में जितने एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं उन तमाम कॉलेज की आवाज उठाई है जी। अनेकों ऐसे मुद्दे सामने आए हैं कि जहां पर हमको देखने मिला है कि परीक्षा संबंधित कई बार हमें ऐसा देखने मिला है कि कॉलेजों की मिस्टेक्स के कारण भी हमको यूनिवर्सिटी को ब्लेम करना पड़ा। कई बार हमें ऐसा देखने मिला है। हर बार यूनिवर्सिटी भी ब्लेम करने के लिए नहीं होती थी, लेकिन कॉलेजों के कारण कई ऐसी समस्याएं हो जाती थी जिनको हमको यूनिवर्सिटी को ब्लेम करना पड़ा। और कई बार यूनिवर्सिटी ने भी ऐसी चीजें करी है कि जहां पर स्टूडेंट को आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है। अब आप बताइए कि जब सिलेबस ही बच्चे का दिया है पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस है ना, पॉलिटिकल डेफिनेशंस, तो उसका सिलेबस नहीं है, उससे बाहर से आ गया, आउट ऑफ सिलेबस कई बार छात्रों को क्वेश्चन पेपर दिया गया। कई बार छात्र उपस्थित रहते उनको अनुपस्थित कर दिया गया। कई बार छात्र एग्जाम देने पहुंचते हैं आज 25 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर से, ऐसे कई दूर से छात्र आते हैं, उनको बोल दिया जाता है एग्जाम ही नहीं है। ऐसी बहुत सारी एग्जाम कंट्रोलर
और हमारे माननीय वाइस चांसलर जी के, रजिस्ट्रार जी के, इन सब की ही गड़बड़ी हमको समझ में आई, लेकिन कोई भी कड़ी कार्यवाही या कुछ उसमें उचित निर्णय नहीं लिया गया आज तक। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम हमेशा अपना प्रयासरत रहते कि आगे चल के ऐसे छात्रों के साथ, क्योंकि आज छात्र ही इस देश की नींव होती है। जी। आज स्टूडेंट ही एक सबसे बड़ी नींव है जो देश में अपना एक, मैंने जैसे भी आपको बोला ना, इफ एवरीथिंग हैज बीन डिसाइडेड बाय द पॉलिटिक्स, लेट्स डिसाइड आवर पॉलिटिक्स। क्योंकि आज आप देखो, जब बच्चा जन्म लेता है, बच्चे के जन्म से लेने से लेकर के मृत्यु तक हर एक चीज राजनीति में डिसाइडेड होता है। आज जो एक बच्चा पैदा होता है तो एक पोलियो की ड्रिंक से लेकर के आज इंसान के मरने की जो कफन होता है ना, उस पर भी जीएसटी ली जा रही है। इन तमाम चीजों को लेकर के जो आज देश की परिस्थितियां हम देख रहे हैं सरकार के द्वारा, इन सब हमारे छात्रों का हित ना अनहित ना हो सके, देश के युवाओं का अनहित ना हो सके, देश के युवा रोजगार में कैसे आगे बढ़ सके, शिक्षा पे अपना कैसा कदम जमा सके, इन सब के लिए हम प्रयास करते हैं। आप राजनीति में और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहेंगे या आपकी क्या रणनीति है इसके लिए? देखिए, मेरा तो मेन मोटिव और मेरा एक ही मोटिव है कि मैं कैसे छात्रों के हित के लिए, आम जनमानस के हित के लिए काम कर सकूं। राजनीति एक माध्यम है, अब ये डिसाइड करता है वो सब मेरे साथ। यदि छात्रों के लिए आपको राजनीति में कोई बड़ा चुनाव लड़ना पड़ा तब भी आप लड़ सकते हैं सब, क्योंकि उसके लिए आप तैयार हैं। मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि जिन्होंने कतरा भी साथ दिया है ना मेरा, वक्त ने मौका दिया तो दरिया लौटाऊंगा उन्हें। मेरा मतलब वही कि आगे आप की रणनीति है कि हम चुनाव लड़ सकते हैं यदि छात्रों के हित में मुझे लड़ना पड़ा तो। लेकिन मैं इस पे एक ही शब्द कहूंगा कि विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, वह तो उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। मतलब आप साफ साफ नहीं कहना चाहते कि आगे की रणनीति मेरी चुनाव लड़ने की है या नहीं? मैं आपसे बोला तो विरासत से नहीं होते सियासत के फैसले, वो तो उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। मतलब आपने अभी भी नहीं कहा कि मैं आगे राजनीति करके छात्रों के हित में सेवा करना चाहता हूं या नहीं कर? बस मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं छात्रों की सेवा निरंतर जारी रख सकूं। एक माध्यम है कि जिससे मैं प्रशासन के बीच जा सकता हूं, प्रशासन से उनकी बात रख सकूं, कैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को मजबूत कर सकूं। मेरा वही मतलब है, यदि छात्रों के हित के लिए आपको राजनीति में आगे लड़ना पड़े, चुनाव लड़ना पड़े, बड़ा चुनाव भी लड़ना पड़े, तो आप लड़ सकते हैं। जी, मैं हर संभव उनके साथ खड़ा हूँ। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया, आपके गुरु हैं लखन जी, जो कि कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, तो अभी जैसे उनका क्या सहयोग रहता है छात्रों के प्रति? देखिए, मैं अनेकों मामलों से, जो मामले मुझ तक नहीं, जो मामले को मैं प्रयासरत रहता हूँ लेकिन उस पर सफल नहीं हो पाता हूँ, वो मामले को जाकर के उनसे शेयर करता हूँ, छात्रों को उनके साथ बैठाता हूँ। तो कई वीडियो आपको इंस्टाग्राम में मिलेगी कि मेरे साथ छात्र उनके साथ बैठे हुए हैं, वो अपनी समस्या डायरेक्ट उनको बताते हैं। और कई बार, और उन्होंने तो विधानसभा तक में छात्रों की आवाज उठाई है। जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है आज, उस पर उन्होंने राजेंद्र दुर्गावती विश्वविद्यालय के सवाल उठाए हैं, छात्रों के सवाल उठाए हैं। तो जो चीजें हमसे नहीं संभल पाती है, जो हम प्रयासरत रहते हैं, उस पर हम सफल नहीं हो पाते, वो माननीय विधायक श्री लखन घनघोरिया जी के पास छात्रों को लेकर के बैठते हैं और उनसे अपनी बातों को शेयर करके, और वो हमेशा छात्रों के हित में रहते हैं, क्योंकि वो भी छात्र राजनीति से आए हुए हैं। तो उनको छात्र की पीड़ा, छात्र कैसे अपना परीक्षा फॉर्म भरता है, छात्र कैसे अपना फीस देता है, छात्र कैसे परीक्षा पर बैठता है, वो सारी तमाम समस्या उनको पता है। तो वो भी हमेशा प्रयासरत है। जैसा कि ये देखा गया है कि आपको जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, उनके द्वारा आपको सम्मानित किया गया है। इसका क्या कारण है कि आप उनके लिए कुछ वर्क करते हैं या उनको कुछ फायदा पहुंचाते हैं? या नहीं, मेरा ऐसा कोई नहीं कि मैं उनको कोई फायदा पहुंचाऊं या कुछ। ये उन तमाम छात्रों की जीत है, उन तमाम छात्रों का संघर्ष है, जो मेरे साथ अपनी आवाज उठाने के लिए मेरे साथ संघर्ष रहता है, प्रयासरत रहता है। उन तमाम चीजों को देख करके अगर उन कंपनियों को लगता है, या उन एजेंसीज को लगता है कि जो मेरा सम्मान करते हैं, मैं उनका आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूँ। और वो जो युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि वो जो आज वर्तमान की परिस्थिति है, जो रोजगार से वंचित होकर के युवा गलत हरकतों में जा रहा है, उस पर ना जाए और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को देखते हुए आगे बढ़े, अपना भविष्य सुनिश्चित करे। इन सब चीजों के लिए को प्रेरणा रहती है। और ये सब ताकत उन तमाम छात्रों की, उन तमाम साथियों की, जो मेरे साथ हमेशा संघर्ष करते हैं। जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आपको ऐसे मोटिवेट होती हैं कि इन्हें छात्रों के लिए अच्छा काम किया है,
तो उन तक ये संदेश कैसे पहुंचता है? सोशल मीडिया इस देश का आज सबसे बड़ा एक माध्यम बन चुका है, जैसे कि मैंने भी आपके रील्स देखा जी। सोशल मीडिया के से ही सब होता है, न्यूज़पेपर, मीडिया सब में जो आज हमारे जो आंदोलन रहते हैं वो सब हम मीडिया पर रखते हैं, न्यूज़पेपर में वायरल होते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के शायद उनको लगता है तो वो करते हैं। तो जैसे आप भी युवा हैं और युवाओं के लड़ रहे हैं, तो हमारे जो दर्शक हैं जी, तो उन युवाओं को या हमारे समाज को, हमारे देश को, जहाँ तक हमारा पॉडकास्ट जा रहा है, जहाँ तक आवाज़ जा रही है आपकी, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आपके माध्यम से मेरा एक संदेश है जी कि सबसे पहले छात्र स्कूल पर पढ़ता है, फिर कॉलेज जाता है, फिर अपना भविष्य सुरक्षित करता है, अनेक डिपार्टमेंट में अपने अपने अलग रास्ते चुनता है। तो मेरा ये मानना है, आपके माध्यम से उन तमाम छात्रों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप शिक्षा को पकड़ के चलें, क्योंकि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा एक वो सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप पूरे विश्व को बदल सकते हैं। आप शिक्षा को अपना रास्ता बनाइए, शिक्षा को अपना रास्ता चुनिए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आप जब शिक्षित रहोगे, संगठित रहोगे, संघर्ष करोगे, तभी आप अपना भविष्य सुनिश्चित कर पाओगे। आप अच्छी शिक्षा, सबसे पहले मेरा आपके माध्यम से युवाओं को एक कहना चाहता हूं कि आप शिक्षा पर फोकस करें, एजुकेशन पर फोकस करें, क्योंकि एजुकेशन ही आज हमारी नींव है। और आप अगर शिक्षित रहोगे तो आप सब कुछ कर सकते हो। आप शिक्षा पे ध्यान दें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, फिटनेस पर ध्यान दें और रोजगार पर आप अपना भविष्य सुनिश्चित करके आप अपना भविष्य सुनिश्चित करें। आपने बात की थी युवाओं के ये जो डाइवर्ट हो जाना, एक नशा, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे हमारे साथ? देखिए, क्या होता है कि आज जो देश की स्थिति है जी, देश पे युवा क्यों नशे और अन्य चीजों पे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आज शिक्षा की कमी है। आप देखेंगे सरकारी स्कूल तो गवर्नमेंट बना रही, लेकिन उन सरकारी स्कूलों पर आप जाकर के देखो, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय आशुतोष चौकसे जी ने एक वीडियो अपलोड करी है कि जहां पर सरकारी स्कूल की छत गिर रही है, वहां पर पीने की पानी की उत्तम व्यवस्था नहीं है, जहां पर डेस्क नहीं है, जहां पर बच्चों को एक जमीन पर एक दरी बिछा करके बैठना पड़ रहा है। आज देश में इतने समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बावजूद आज अपने समय राज करके आप कहते हैं कि 70 साल में आपने किया क्या? 70 साल में आज आप देखो कि जो इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज बनी, मल्टीनेशनल फैक्ट्रीज बनी है, आज स्कूल बनी, सरकार ये सब कहां से लाया? जो आज टेक्नोलॉजी चल रही है जिसमें आप इतनी बात कर रहे हैं, वो सब कहां से आई? ये वही कांग्रेस पार्टी की देन है कि जिससे आप ये सब चीजें आज आप हमारे सामने हैं। और आप भी जिस स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं वह भी कांग्रेस पार्टी की देन है, ये आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ। तो आज जहां पर नशे की आप बात करते हैं और अन्य चीजों की बात करते हैं, तो शिक्षा, जब युवा शिक्षा से वंचित हो जाता है तभी वो इन तमाम चीजों पर आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है। जैसा कि हमारे एक पॉडकास्ट में श्री राम यादव जी, वो भी अखिल भारतीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, आपने इंग्लिश में समझाया जी। उन्होंने, क्योंकि वो भी हमारे लेवल के पढ़े लिखे थे, कम पढ़े लिखे वाले, तो उन्होंने कहा था कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी माँ का दूध है जो बच्चा जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। जी जी, राइट। तो आपने इंग्लिश में समझाया, उन्होंने हिंदी में समझाया, बात वही है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ अचलनाथ जी। साफ इनका दो टूक ये है कि जो युवा हैं उनको बिगाड़ने में, युवाओं का जो मार्गदर्शन चेंज करने में शिक्षा का बहुत बड़ा हाथ। क्योंकि सरकारी स्कूल है, वहाँ पे शिक्षा का अभाव है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे टीचर अच्छे नहीं है, पेमेंट उनकी अच्छी नहीं है, बस व्यवस्थाओं की कमी है। वहाँ पर टीचर भी अच्छे हैं, पेमेंट भी उनकी अच्छी है, प्राइवेट से ज्यादा पेमेंट उठा रहे हो, लेकिन वहाँ पे शिक्षा का अभाव है। तो आज का जो बच्चा है, सरकारी स्कूल में माँ बाप पढ़ाना नहीं चाहते, और प्राइवेट स्कूलों की इतनी फीस ज्यादा है, इतने उनके मतलब सिस्टम है कि हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी किताबें नहीं खरीद पाता है। यदि कोई फीस का जुगाड़ कर लेता है कुछ गिरवी रख के, तो किताब महंगी है, फिर जहां तहां से व्यवस्था करता है, अब उसको मकान ही गिरवी रखना पड़ता है, या बहुत सी व्यवस्थाएं ऐसी है कि उनकी व्यवस्थाएं गड़बड़ होती जाती हैं उसको कॉलेज तक पहुंचाने तक। लेकिन जब वो कॉलेज में पहुंचता है, फिर उसको छोड़ना पड़ता है, फिर वो लिख देता है मैं MBA मंगोली वाला, या जो भी उसने अपनी इंजीनियर है। कई जगह ऐसा देखा जाता है कि इंजीनियर साहब हैं, वो चाय बेच रहे हैं,
उन्होंने बाकायदे उन्होंने सारी डिग्री लिखी हुई है। अपने जबलपुर में कई जगह ऐसा देखा गया है कि अपनी वो लिख के और बना देते कि भाई मैं चाय मंगोड़ी बेच रहा हूँ। तो अचलनाथ जी का सीधा संदेश ये है कि शिक्षा पर ध्यान दें, पढ़ाई करें, और एक खुद देखिए कि युवा हैं, उनकी तेज आप चेहरे पे देख ही रहे होंगे, नशा तो दिख ही नहीं रहा है उनके चेहरे पे है, दांत मेरी तरह उनके भी चमक रहे हैं, क्योंकि मैं भी नशा नहीं खाता, मैं भी तंबाकू तक नहीं खाता, और वो भी ऐसा लग रहा है मेरे को। तो बहुत अच्छा आपने। और आपके माध्यम से एक चीज और कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई भी छात्र आज ये ना सोचे, या कोई भी युवा ये ना सोचे कि ये चीज संभव नहीं है, क्योंकि देखिए अगर मंजिल क्या, रास्ता क्या, हौसला है तो फैसला क्या। सही बात। मंजिल क्या, रास्ता क्या, हौसला है तो फैसला क्या। अगर आप कोई चीज को आप डिसाइड कर लेते कि मुझे ये चीज करना है, तो वो कोई भी चीज असंभव नहीं है। आप अपना एम बनाइए, अपना गोल बनाइए, उसको अचीव करने के लिए आप हमेशा संघर्षरत रहिए, आप स्ट्रगल करिए, आप एक दिन जरूर एम को आप अचीव करेंगे। अच्छा अचलनाथ जी, जैसे हमारा कोई युवा आपसे संपर्क करना चाहता है या बात करना चाहे, या कोई ऐसा आपका प्लेटफॉर्म है, मतलब जैसे आप वो देख रहे हैं तो उनके मन में होता है कि हम ये इस समस्या से पीड़ित हैं, तो आपसे हो सकता है समाधान मिल जाए जी। तो आप एक कोई क्या साधन है? देखिए मेरा सबसे पहले तो सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म जो आज इस देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, हमारे और आप सबके साथ सामने पहुंचने का। मेरा नंबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सब जगह उपलब्ध है, छात्रों पे उपलब्ध है, और आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि आप मेरा नंबर सबको उपलब्ध कराइए। किसी भी छात्र को, अगर किसी भी छात्र को कोई भी समस्या होती है, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूँ। और आप ईमेल के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, या कॉल के माध्यम से आप किसी भी तरह से मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं हमेशा छात्र हित के लिए, छात्र हित की लड़ाई के लिए हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। आप अपने चाहें तो फेसबुक आईडी का जो जिससे वो सर्च कर सकें, या इंस्टाग्राम आप मेंशन कर दीजिएगा अपने चैनल पे। मेंशन भी कर दूंगा, एक बार बता भी दीजिए। अचलनाथ NSUI मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, अचलनाथ मेरा फेसबुक अकाउंट है, achalnath55@gmail.com मेरा जीमेल आईडी है, इससे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। यदि मित्र आपको समझ ना आ पाए हो, कहीं मिस्टेक हो गई हो, तो हमारे गेस्ट टॉक शो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको इनकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें मोबाइल नंबर भी है, बेझिझक आप करिए और मदद पूरी मिलेगी। और ना मिले तो कमेंट्स में जरूर लिखिए कि मेरी मदद नहीं हुई, फिर मैं भी पूछता हूँ उनको कि भाई क्यों नहीं मदद मिली, और जरूर मिलेगी, मेरी ही आशा है। ये अचलनाथ जी हैं, चूंकि ये भी बहुत व्यस्त रहते हैं, अभी पॉडकास्ट के दौरान भी इनके कई फोन आ गए, कम समय के साथ हमसे मुलाकात हुई है। मैं इनसे वादा लेता हूं कि जल्दी ये ज़्यादा समय के साथ हमारे साथ उपस्थित होंगे। और मेरे मन में भी बहुत से सवाल हैं, क्योंकि एक युवा है, देश का कहना चाहिए नींव है वो। यदि ये नींव गड़बड़ हो गई तो आने वाले समय में देश का भविष्य नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक इनसे क्वेश्चन मेरे मन में है, लेकिन समय की कमी कारण नहीं पूछ पा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम इनको जरूर बुलाएंगे। तो इनका हम करते हैं धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर।